सर, इस बार 2024 में जो नारा है भाजपा सरकार का, अब की बार 400 पार, इसको आप कैसे मानते हैं? सबसे पहले आपके DN100 चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पर निगाह रखते हैं और समाज में जो लोग हैं उनकी जानकारी, उनकी सलाह लेने के लिए हमारे पास आते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो जैसा आपने पूछा कि अब की बार 400 पार, जिस हम भी रहे हैं, तो हमने ईवीएम के बारे में पहले से ही उसका जो है पर्दाफाश यात्राएं, पर्दाफाश रैलियां कर रखी हैं। तो ये 400 पार सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के भरोसे बोला जा रहा है। बाकी अगर ये इतने पॉपुलर है तो बैलेट पेपर से करा लें, 400 नहीं 500 पार चले जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है इसमें। 400 ही नहीं, 500 पार चले जाओ, लेकिन बैलेट पेपर से करो। हम भी देखना चाहते हैं भाई कि आप कितने पॉपुलर हो, आप कितने लोगों के हितैषी हो। तो आ जाओ बैलेट पेपर से, 400 नहीं 500 पार जाओ। लेकिन जहां तक ईवीएम का सवाल है, हमने पिछले 2014 से ये मुहिम छेड़ी हुई है और हमारा ये आरोप है कि ईवीएम के मसले पर जब सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वीवीपीएटी मशीन लगी और चुनाव हुए। उससे पहले नागपुरियों का और कांग्रेसियों का समझौता हुआ कि अगर ईवीएम के विरोध में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया तो हमने जो दुनिया वालों से ट्रेड वगैरह के जो सौदे समझौते साइन किए हुए हैं वो सब नल एंड वाइड हो जाएंगे, तो देश को नुकसान हो जाएगा। तो आप हमारी मदद करो। ऐसा कांग्रेसियों ने नागपुरियों को कहा, तो नागपुरियों ने कहा भाई हमारा फायदा क्या होगा, उन्हें जी मारा है तो आप भी कर लो। तो वहां ये घालमेल हुआ। हमने इस चीज को बताया पूरे समाज में, सोसाइटी में जाकर के, वो घालमेल होकर के समझौता हुआ कि ठीक है अब की बार हम करेंगे। तो इनका समझौता हुआ। समझौता होने के बाद उस समझौते के अनुसार बीजेपी वाले सरकार में सत्ता में आ गए, तो उन्होंने वीवीपैट लगाई नहीं 14 में। तो हम कंटेम्प्ट में चले गए कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाने के बाद मान साहब के जो लोग हैं उन्होंने कहा भाई कोर्ट ने तो वीवीपैट का ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था, वीवीपैट लगी नहीं, तो ये कंटेम्प्ट है। तो किसी तरह से करते करते वो वीवीपैट लगी, उसके लिए सरकार ने पैसा दिया और हमने देखा 2009-19 में ये लगी वीवीपैट लगने के बाद चुनाव आए। तो अभी भी वो डाउटफुल है कि वो वीवीपैट के बाद वो कंट्रोल यूनिट, जो वोटिंग वाली यूनिट है, वहां से वीवीपैट में जा रहा, वीवीपैट से वो फिर उसमें जा रहा डिजिटल डाटा। अब वहां से तो पर्ची गिर गई तो दिख गया, लेकिन एक्चुअल में हमें डाउटफुल है कि वहां क्या जा रहा है। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वहां क्या जा रहा है वो डाउटफुल है, वहीं गड़बड़ हो रही है। अभी ये भी न्यूज खबरें आ रही हैं कि जहां से वो ECL से जो ईवीएम मशीन बनती है उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी वालों के अपने पार्टी के पदाधिकारी में बना रखे हैं। तो काहे के लिए बिठा रखे हैं वहां पे, क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो। और जब इसका ईवीएम का मसला इतना हाईलाइट हुआ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, जो वकील तक इसका विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील इसका विरोध कर रहे हैं, और यदा कदा कोई बेचारे रिटायर्ड जज वो भी इसके बारे में विरोध करते हैं। यहां तक कि कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह है वो भी विरोध में आए हैं। तो ये जो विरोध जब बढ़ गया है तो आप क्यों जिद पकड़े हुए हैं, हटा दीजिए उसको और बैलेट पेपर से लाइए। आप 400 नहीं 500 पार जाओ, हमें क्या दिक्कत हो सकती है इसमें। मेरा दूसरा सवाल एक और है, इसमें जो CAA का जो कानून लागू हो रहा है, इसमें आप क्या मानते हैं? देखिए साहब, जब ये हर कॉर्नर से फेल हो गए, अभी ईवीएम पे आंदोलन चल रहे हैं देश के अंदर, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, और फिर ताजा तरीन अभी ये चुनावी चंदे का घपला घोटाला सामने आ गया,
कितने अरबों खरबों रुपए चंदे लिए इंडस्ट्रीज से जिनके लिए काम कर रहे हैं। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए CAA का वो कानून लिया। अब CAA लाने का कोई अर्थ मतलब नहीं निकलता जब तक कि NRC ना हो। कह रहे हैं NRC नहीं होनी, तो जब NRC नहीं होनी तो किसी का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि CAA ला करके और माइनॉरिटी से रिएक्शन निर्माण किया जाए, एक्शन, उसके बाद ये फिर प्रतिक्रिया में वो करके और धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान तो करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बानसेब के लोगों ने हमने पिछले 40-45 सालों से हमने यही काम किया, तो हिंदू मुसलमान डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन इससे प्रतिक्रिया निर्माण करके वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। CAA ये कानून जो है इसलिए भी लागू किया कि एक इन पे बहुत बड़ा जोर है कि OBC की जातिगत जनगणना कराओ, एक OBC की जातिगत जनगणना कराओ, इसका भी बहुत जोर है। और दूसरा ये जातिगत जनगणना का जोर है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए और आपका EVM से ध्यान भटकाने के लिए और साथ में जो चुनावी चंदा है उससे ध्यान भटकाने के लिए लाया गया। इससे कुछ नहीं होने वाला, किसी को कोई नुकसान नहीं है, और ये उसमें ये भी टाइम फिक्स होने वाला है। चंदे की बात करें, चुनावी चंदा, जब चुनाव होते हैं चंदा बहुत भारी मात्रा में होता है, तो इसको आप क्या मानते हैं चुनावी चंदा? अब इसमें हम क्या रिपोर्ट दें, आपके सामने ही आ रहा है कि कितने हजार करोड़ रुपए किसके पास जा रहा, कितना किसके पास जा रहा। अब तो ये देख रहा है कि नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है, नंबर 2 पे जो बंगाल की दीदी है ममता बनर्जी, नंबर 3 पे भाजपा है, फिर आ रहे हैं सब। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 3 में तो यही लोग हैं। अब वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इन्हीं को दे रहे हैं चंदा। उस लिस्ट में कहीं कोई जो दलित पिछड़ों की पार्टियां हैं उनको तो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी डिटेल पूरी नहीं आई है, आ रही है वो डिटेल, धीरे धीरे आएंगी, स्लोली आएंगी है। और उस चीज को दबाने के लिए उस पर कोई आवाज न उठे। वहां तो ऐसे से कह रहे हैं कि वो कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनकी आमदनी उतनी नहीं है जितना वो चुनावी चंदा दे दिया। तो वो सोशल मीडिया में घंटों डिबेट हो रही है। किसी कंपनी का तो ऐसा है कि उसका दफ्तर भी, उन्हें बोर्ड भी ढंग का नहीं है, जिसने हजारों करोड़ रुपया दे दिया वहां पे। तो ये सारा चीज वो सामने आ रहा। तो बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी ये लोग हैं। चुनाव में पैसा खर्च करना, पैसे से वोट खरीदना, पैसे से विधायक खरीदने, सरकारें बढ़ानी बिगाड़नी, यही काम हो रहा है। बाकी रोजी रोजगार, बेरोजगारी दूर नहीं करनी, स्वास्थ्य संबंधी दूर नहीं करनी। बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी तो जनता में दिखाई दे रही है। सरकार का कहना है कि हम रोजगार भी दे रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं और चंदा जो आता है तो वो कौन लोग ऐसे हैं जो कि चंदा देते हैं और वो अपना लाभ उठाते हैं? वो चंदा ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना कि जो कौन कौन से इंडस्ट्रीज है। अभी तो इसमें ये भी पता लग रहा है कि कई फेक कंपनियां चंदा दे रही हैं। तो फेक कंपनियों के थ्रू कौन सा चंदा आ रहा होगा? जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, अडानी अंबानी वगैरह वगैरह, वो डायरेक्ट नहीं है इन्वॉल्व, ऐसे लग रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया हुआ कि 18 मार्च तक शाम 5 बजे तक आप सारा का सारा दो, और बॉन्ड में नंबर है वो भी डिस्क्लोज करो। तो कई कंपनियां ऐसी हैं कि उनका टर्नओवर तो उतना नहीं जितना चंदा दे दिया। तो कौन दे रहा है वो चंदा? यही लोग दे रहे होंगे वो चंदा। ये लोग दे के हमको भरमा के, हमको सांप्रदायिक उसमें फंसा के और धार्मिक ध्रुवीकरण करके हमारा ध्यान बटा के राजसत्ता पे बैठे हुए। हम तो आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले मिले हुए हैं। अभी हमारे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए, लेकिन हमने उनके मुंह से कहीं भी ईवीएम के विरोध में एक शब्द नहीं सुना। इवन मैडम सोनिया गांधी जी के मुंह से नहीं सुना, प्रियंका गांधी जी के मुंह से ये शब्द नहीं सुने ईवीएम के विरोध में। लगता है कि इससे स्पष्ट होता है कि वो अपने समझौते पर जो नागपुरियों के साथ हो रखा है उस पर कायम है। वरना भारत जोड़ो यात्रा में इतने जगह जा रहे हैं, सब अलग अलग बातें इधर उधर की बोल रही हैं, लेकिन ईवीएम के बारे में कहीं हमने एक शब्द नहीं सुना। और आपने सुना हो, पब्लिक ने सुना हो तो बताएं हमें, हमने तो नहीं सुना।
तो ये जो चुनावी चंदा है, ये चुनावी चंदे का अभी 18 मार्च को जो कोर्ट ने डेडलाइन दे रखी है, उसमें सारा का सारा मामला क्लियर हो जाना है। और क्लियर होने के बाद कौन बेनिफिशियरी है, कौन क्या कर रहा है। 1000 करोड़ चंदा दिया, 5000 करोड़ का काम दे दिया। 1000 इतना दिया, 5-5 गुना 10-10 गुना उनको काम दे दिया। सारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े वो थे काम करने वाले, उनको किनारे करके उनको दे दिया, जिन्होंने चंदा दिया। और यहां तक भी कह रहे हैं कि जिन पे ईडी का, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, अगले ही दिन उन्होंने हजारों करोड़ रुपए चंदा दे दिया। ये भी आ रहा था। अभी हम तो ज्यादा नहीं बोल रहे, जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से बोल रहा। 18 मार्च को क्लियर होगा तो हमें भी क्लियर होगा, सब क्लियरिटी सोसाइटी को आ जाएगी। जी, आपका कहना यह है कि जो चुनावी चंदा देते हैं उनको काम भी उसी लेवल के बढ़ोतरी के दिए जाते हैं? हाँ जी 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 जी, काम उन्हीं को दिया जा रहा है। काम भी उन्हीं को दिया जा रहा है। सरकारी जितनी मशीनरी थी, जहां पे आर्थिक सत्ता थी हम लोगों की, वो सब को बेचा जा रहा है। रेल, तेल, भेल, सरकारी, अर्ध सरकारी सारे संस्थान बेच दिए। प्राइवेटेशन में, निजीकरण में करके जो मजदूरों के, जो कामगारों के फेवर में कानून थे, वो कोरोना काल में सारे कानून बंद कर दिए। अभी किसान सड़कों पे है। किसान को तबाह करने के लिए कानून बनाए गए, किसानों ने आंदोलन किया, वापस हुए, लेकिन उनके एक माने में एमएसपी दो, एमएसपी नहीं दे रहे हैं। किसानों को बर्बाद करने के लिए ये जो फौज में जो अग्निवीर योजना है वो लाई गई, क्योंकि किसानों के बेटे वहां फौज में जाते हैं, किसान खेत में और उनके बेटे फौज में, बॉर्डर पे। तभी तो नारा आया था जय जवान जय किसान का। तो जय जवान जय किसान को तबाह करने के लिए वर्तमान सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलकर के ये सारा खेल खेल रही है।